आज के इस टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे ध्वनि चैप्टर के अंतर्गत टॉपिक जो है ध्वनि की चाल। यानी जो ध्वनि हम लोग सुनते हैं, जो भी आवाज़ सुनते हैं, उसका स्पीड क्या है, उसकी चाल क्या है, किस वेग से वो हवा में चलता होगा या दूसरा कोई माध्यम है तो उसमें किस वेग से चलता होगा। तो जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि एक तरह की मैकेनिकल वेव्स है, यानी यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगों का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि उन्हें आगे चलने के लिए या बढ़ने के लिए, उनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जबकि अगर कोई विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो, जैसे प्रकाश लाइट, ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे है और विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी अगर जहाँ पर हवा ना हो, पानी ना हो, कोई भी माध्यम उपस्थित ना हो, वहाँ पर भी वो चल सकती हैं। तो ध्वनि यांत्रिक तरंगों में आता है और जो प्रकाश है वो यांत्रिक तरंगें नहीं होती हैं। तो काफी ज्यादा वेग होता होगा, सुनने में आता होगा कि प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है। अगर किसी भी टाइप का प्रकाश हो, अगर हम उसका जो चाल है, सबसे सर्वाधिक चाल जो होता है वो होता है निर्वात में चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, वहाँ पर सबसे अधिक चाल होती है। लेकिन जैसे जैसे माध्यम को बदले, वहाँ पर माध्यम में हवा ले लिया जाए, वायु लिया जाए निर्वात को छोड़कर, ठीक है, तो वायु में लगभग चाल उतनी होती है 2.99 × 10⁸, यानी उसको भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही माना जाता है। ये प्रकाश की चाल है। अगर जल लिया जाए, जल के अंदर प्रकाश की चाल और कम होती है। शीशा लिया जाए, शीशे में प्रकाश की चाल और कम होती है, यानी कांच जो होता है, तो कांच में भी प्रकाश की चाल कम हो जाती है। तो जैसे जैसे माध्यम को बदलते हैं, प्रकाश की चाल बदलती है। तो पाया जाता है कि जो निर्वात है, जहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, वहाँ पर प्रकाश की चाल सर्वाधिक है। और जैसे माध्यम को बदलते हैं, थोड़ा सा डेंसर मीडियम, सघन माध्यम में आते हैं, तो माध्यम की उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होने लगती है। लेकिन इस केस में उल्टा होता है। तो ध्वनि की चाल जो है बिल्कुल उल्टा है, इसमें बिल्कुल उलट पुलट हो जाता है। यांत्रिक तरंगों की खासियत होती है जहां पर माध्यम होते हैं, जहां पे सघन माध्यम होते हैं, यानी जहां पर अणु बहुत पास होते हैं, सघन माध्यम में ही होता है, तो वहां पर तरंगों की जो चाल होती है, यानी ध्वनि की जो चाल होती है, वहां पर सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है तो सघन माध्यम में। निर्वात के अंदर, यानी जहां पर कोई माध्यम न हो, तो निर्वात के अंदर जो प्रकाश की चाल होती है, अगर निर्वात लिया जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल शून्य होती है, 0। यानी अगर यहाँ पर हवा ना हो तो हम मेरी आवाज पीछे या बगल में कोई इंसान खड़ा होगा, उसको सुनाई देने वाली नहीं है। तो ये आवाज आगे जा पा रहा है, कोई सुन पा रहा है हमको, तो इसका कारण बस यही है कि यहाँ पर एक हवा है, माध्यम उपस्थित है, वायु खुद है, उस वायु के अंतर्गत वो होते हुए, संचरित होते हुए दूसरे के कानों तक पहुंच जाता है। तो ये सब तरंगों के संचरण, ध्वनि के संचरण के अंदर पढ़ा गया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तो सर्वाधिक होती है, लेकिन ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है। तो बिल्कुल उल्टा है। माध्यम जैसे बदला जाए, जैसे वायु लिया जाए, वायु के अंदर प्रकाश की जो ध्वनि की चाल होती है वो 331 मीटर प्रति सेकंड में है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर रहेंगे, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वायु में प्रकाश की ध्वनि की चाल होती है वो 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर हमने टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो उस समय 344 345 जैसे रूप में दिया हो, लगभग उसी के आसपास होती है 344, क्योंकि ये जो नंबर्स लिखे गए इसके बिल्कुल एग्जैक्टली यही नंबर हो किताबों में, संभव ना हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एक अंक, ठीक है। तो वायु के अंदर जो ध्वनि की चाल होती है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस, अगर उस समय टेम्परेचर है, तापमान उस समय 0 डिग्री सेल्सियस का होगा तो 331 है, 22 डिग्री सेल्सियस पे 344। ऐसा अगर हाइड्रोजन गैस लिया जाए तो हाइड्रोजन गैस के अंदर प्रकाश की चाल अधिक होती है, 1284 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1284 मीटर आगे जाएगी। ऐसे ही अगर जल लिया जाए, ये तो सब गैस हो गए, अब आते हैं द्रव माध्यम में। तो जल लिया जाए, जल के अंदर प्रकाश की चाल लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड। जल भी दो तरह का, एक आसुत यानी डिस्टिल वाटर लिया गया है और दूसरा समुद्र का जो जल होता है।
तो डिस्टिल वाटर आसुत जल में 1498 लगभग 1500 मीटर प्रति सेकेंड, कैलकुलेशन के लिए 1500 मान सकते हैं। और समुद्री जल है तो 1531, उसमें थोड़ा अधिक होता है क्योंकि वहाँ समुद्र के जल की डेंसिटी घनत्व थोड़ा अधिक होता है। और अब ठोस माध्यम में आते हैं। तो ठोस माध्यम में जैसे ही जाएंगे तो कांच लिया गया उदाहरण के तौर पे, तो कांच के अंदर जो चाल होती है ध्वनि की वो लगभग 4000 मीटर प्रति सेकेंड, 3980 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वैसे स्टील यानी लोहा लिया जाए तो 5960 और एल्युमिनियम लिया जाए 6420 मीटर प्रति सेकेंड चाल मिलती है माध्यमों में। अब ध्वनि की चाल कैसे निकाला गया होगा? ध्वनि की चाल निकालने का जो सूत्र होता है वो कक्षा 12 के सिलेबस में दिया जाता है, फिलहाल जानते रहेंगे। ध्वनि की चाल का जो सूत्र होता है V बराबर रूट के अंदर कड़ी में E/D, जहां पर E का मतलब कैपिटल E जो लिखा गया, E का मतलब होता है उस माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता के बारे में कक्षा 12 में पढ़ा जाएगा, 11 में पढ़ा जाएगा पहले, और इस फार्मूले को कक्षा 12 में पढ़ा जाएगा। तो प्रत्यास्थता क्या होता है, ये सब नई चीजें हैं, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट तो नहीं है कक्षा 9 की दृष्टिकोण से, लेकिन जानते रहेंगे कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इस सूत्र द्वारा दिया जाता है, ध्वनि की चाल, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल इस सूत्र द्वारा दिया जाता है, कड़ी के अंदर E/D, जहां पर E का मतलब होता है प्रत्यास्थता गुणांक, जो माध्यम हमने लिया है उसकी प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, और D उसी माध्यम का जो घनत्व होगा। तो इन दो बातों पर निर्भर करता है V का मान, ध्वनि की चाल। तो बहुत पहले ध्वनि की चाल जब ज्ञात किया गया था, न्यूटन ने ज्ञात किया था, तो उस समय ध्वनि की चाल केवल 280 मीटर प्रति सेकंड बताया गया था। लेकिन बाद में नए नए वैज्ञानिक आते गए, लाप्लास नाम के वैज्ञानिक थे, लाप्लास ने इसको फिर से करेक्ट किया और पाया कि इसको जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस तरीके से आगे चल के धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे, ध्वनि की चाल किस तरह से किस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात किया गया।